हाँ तो भैया ये बुक देख पा रहे हो, जब इस बुक में जब पेज नंबर 77 पर जब आप आओगे तो आपको यहां पे मिलेगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, और उसमें से हम लोग ये तीन चीजें करने वाले हैं। देखो, एक तो क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तीन टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कसम से ऐसा बताऊंगा ना, बोले अरे यार सर क्या बवाल है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये देखो, अब बोले सर ये डायग्राम काय को दे रहे हो, ये तो इससे पहले सॉल्युबिलिटी का है। लेकिन मैं बता दूं, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए एक चीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो भैया, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जानते हो कि जो भी रहेगा यहां पर एक सॉल्वेंट रहेगा और यहां पर जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये सॉल्यूट कंप्लीटली मिसिबल हो जाना चाहिए और कोई ऐसा ना हो कि कुछ अलग कलर का दिख रहा हो। नहीं, भले एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन ले लूं, ठीक है, या शुगर सॉल्यूशन ले लूं, तो यहां पर आप बता ही नहीं पाओगे कि सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल्स कहां हैं। तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज माय होमोजेनियस मिक्सचर। अब सवाल यह है कि क्या यहां पर दो कंपोनेंट है, क्या दो कंपोनेंट है? अब दो कंपोनेंट में एक है शुगर और दूसरा है वाटर, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे ना शुगर को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, तो आ गया ना सेपरेशन। अब देखो सेपरेशन कैसे करते हैं। एक चीज तो यह होना चाहिए और दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैंने पहले वाली लेक्चर में पढ़ा रखा है इसको, लेकिन मैं बताता हूं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोले द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस सॉल्वेंट में आप कितने सॉल्यूट घोल सकते हो, कितने सॉल्यूट घोल सकते हो। बोले सर सॉल्यूट तो मैं बहुत ज्यादा घोल सकता हूं टेम्परेचर दे के। अरे नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहां से एक और टर्म आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या बवासीर है सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब मैं बताता हूं एकदम अच्छे से। क्यों बता रहा हूं मालूम है? क्योंकि मुझे क्रिस्टलाइजेशन समझना है, क्रिस्टलाइजेशन समझना है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब यह होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भैया एक कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। मान लेते हैं कि यह टेम्परेचर मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस है, या नॉर्मल टेम्परेचर बोलो जो 25 डिग्री सेल्सियस से मान लेते, उस टेम्परेचर में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। और वो कंडीशन जहां से और सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, दैट कंडीशन इज माय सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेशन कब आती है मालूम है? सैचुरेशन कब आती है, जब मान लो कि ये आपका क्या है, यहां पर देखो भैया, जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे ना तो पानी का लेवल बढ़ता नहीं है, पानी का लेवल वही का वही रहता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है मालूम है? क्यों मालूम है? क्योंकि वाटर के बीच में गैप होता है। क्या याद करो, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैसेस में रैंडम मोशन। तो वो गैप जब फिल कर लेगा ना, तो बाकी जो सॉल्यूट होगा उसको ना जगह मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, नीचे डाउन, इसे नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा भैया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया है उसका। तो अब देखो, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, क्रिस्टलाइजेशन का बनना, ये ग्राफ देख रहे हो, ये बात ही करेगा आपको सॉल्युबिलिटी के ग्राफ से। ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि वी लर्न अबाउट द प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सर मैंने बता दिया आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इफ यू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी, ये रहा कंपाउंड बी, ये सैचुरेटेड कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है? सैचुरेटेड कंडीशन में। पेन बदल लेते हैं अपन, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बी इन वाटर, बी को वाटर में 60 डिग्री सेल्सियस पे, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 280 ग्राम ऑफ द कंपाउंड बी। चलो कंपाउंड बी की बात चल रही है, एक 60 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रही है, और क्या 100 ग्राम वाटर पे बात कर रहे हैं। और व्हाट विल हैपन इफ यू ग्रेजुअली कूल इट 40 डिग्री सेल्सियस, एज पर द फिगर यहां पे दिख रहा है, इस फिगर 5.6, ये वाला 5.6 फिगर देख पा रहे हो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 241 ग्राम हो जाता है। कितने डिग्री पे? 40 डिग्री पे। 60 डिग्री पे कितना है? 287 ग्राम। 40 डिग्री पे कितना है? 241 ग्राम, ठीक है, ऑफ द वाटर। implies that only 241 of the compound B can remain in the solution, ठीक है। The rest will be separated out pure solid, often as a crystal. A crystal is a solid that is made up of particle arranged in a regular pattern. अरे यार जो बोलना बोल दिया, ये एनसीईआरटी की लाइन उठा के ले लिया। अब मेरी बात सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड बी है, ठीक है। कंपाउंड बी में तुमने क्या करा, सोल्यूट ऐड कर दिया। जब सोल्यूट ऐड करा तो एक तो 60 डिग्री पे और एक 40 डिग्री पे, भले 60 डिग्री से 40 डिग्री पे लेकर आ गए। तो यार बात बताओ,
सॉल्युबिलिटी एक ऐसा काम है जिसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सीधी बात है। यहां पर क्या हो रहा है, 60 डिग्री पे बहुत ज्यादा सोल्यूट घुल चुके हैं। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डाउन कर रहे हो। तो टेम्परेचर डाउन करते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी घटता है, सॉल्युबिलिटी घटता है। तो टेम्परेचर कहां तक डाउन कर लिया हमने, 40 डिग्री तक। तो पता है जितने सॉल्यूट 40 डिग्री में डिसॉल्व हो सकते थे वो तो घुले हुए रहेंगे, और जितने सॉल्यूट 40 डिग्री के बाद डिसॉल्व हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। मतलब बात समझ में आ रहा है। तो इस ग्राफ को देख के ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया देख, ये जो तेरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे कितने हो गए, 60 डिग्री सेल्सियस में मेरे पास 287 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ। फिर जब टेम्परेचर मैंने डाउन करा 40 डिग्री तक, तब कंपाउंड बी को देखो, यहां पर क्या ये 40 डिग्री है, यहां पर 241 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ। अब ध्यान से अगर देखोगे तो पता है यहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज। अब बताओ, मेरा ये सवाल है, यहां पर तो ये देख नहीं रखा है, मेरा ये सवाल है कि यार कितने सॉल्यूट नीचे क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ गए होंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो क्रिस्टल बनेगा ना, क्रिस्टल ऑफ जो सॉल्यूट बनेगा इस केस में, वो ऐसा कर लो 287 माइनस में 241 कर लो। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये चीज 7 में से 1 गया, बचा हमारे पास 6, 8 में से 4 गया, ये 46 ग्राम जो होगा, 46 ग्राम सॉल्यूट यहां पर बॉटम में आपके जम जाएंगे। सॉल्युबिलिटी समझ में, क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया। बस यही तो समझाना चाह रहा था मैं आपको, और इन्होंने एग्जांपल भी यही दिया। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई, यहां देख एनसीईआरटी में सेम टू सेम लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। अब क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन, बहुत सारी जगह पे क्रिस्टलाइजेशन आपको मिलेंगे। आसपास आपके क्रिस्टल्स का ढेरों मार है, बहुत सारे क्रिस्टल्स है, नमक क्रिस्टल, शक्कर क्रिस्टल। आज तो एक क्लोजअप आता ना क्रिस्टल मिला हुआ। सर डेफिनेशन बताओ। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। भैया मेरी बात सुनो, आपने क्या करा, गर्म करके सैचुरेटेड में लाए किसी भी टेम्परेचर पे, और उस सैचुरेटेड में मतलब ये हुआ कि नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इसके आगे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन से जब आप उस सॉल्यूशन को ठंडा करोगे ना, तो क्या होगा मालूम है, नीचे क्रिस्टल्स जम जाएंगे। उसी को तो हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो ये डेफिनेशन। अगर कोई बोलेगा डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, तो ये रहा तुम्हारा एग्जांपल। हाँ, सवाल सुनो, ये काम किसे करता है और क्यों करता है। देखो, जब तुम एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाउन करोगे तो इट कैन नो लॉन्गर होल्ड द डिसॉल्व सॉल्यूट। सीधी सी बात है भैया, बस इस पूरे के मतलब ये समझ लो कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये सबसे कमाल की पॉइंट है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बात बराबर है, इधर से या इधर से। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर तुम ठंडा करते हो तो सॉल्यूशन और सॉलिड पार्टिकल को होल्ड नहीं करके रख पाता है, और जो होल्ड नहीं कर पाएगा वो नीचे जम जाएगा। और वही तो हमारा क्रिस्टल है। द एक्सेस सॉल्यूट कम्स आउट एज अ प्योर क्रिस्टल। भाई जिसका सॉल्यूट होगा वही नीचे जमेगा ना। अब आम का पेड़ लगाएंगे, खजूर थोड़ी उगेगा। खजूर ओके। अब नेचुरल एग्जांपल, सॉल्ट डिपॉजिटेड इन अ सी वाटर। अभी हम क्रिस्टलाइजेशन में बात करेंगे कि भैया सी वाटर से सॉल्ट हम लोग बनाते कैसे हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन की पूरी बात चलेगी यहां पर। शुगर क्रिस्टल इन रिफाइनरीज। शुगर कैसे बनता है तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? याद करो, जब चैप्टर शुरू करते तभी गन्ने का जूस बड़ा गिलास, गन्ने से वो जो लिक्विड निकलता है ना, वो निकालते हैं, फिर उसको ना क्या किस में रख के, तवे में रख के उसको ना घोटते, गर्म करते हैं। गर्म करते जाते जो भी मॉइस्चर रहता है वो इवापोरेट हो जाता है। उसके बाद जो बचता है वो गुड़ बनता है, और फिर गुड़ से क्या बनाते हैं ये लोग, शक्कर। बस प्रोसेस करते हैं इसमें, ऐसा थोड़ी है। अब फ्रॉस्ट ऑन कोल्ड सरफेस। अच्छा, फ्रॉस्ट ऑन कोल्ड सरफेस का मतलब ये होता है, देखो भैया हमारे इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। दूर वाले कंट्री में, ठंडी कंट्री में, जैसे कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठंडी कंट्री में, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हवाओं में, अच्छा हवा में तो ह्यूमिडिटी तो रहती है। अब वो हवा जब खिड़की में, जाले में कहीं पड़ता है ना, तो जो ह्यूमिड एयर होता है टेम्परेचर डाउन की वजह से वो ठंडा हो जाता है और बर्फ जम जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्रिस्टल, जबकि पहले क्या था, गैस, अब क्या बन गया वो, सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो ये कुछ चीजें हैं, जैसे ये तुम्हारा मिश्री है, ये मिश्री लिखा हुआ है बकायदा। ये क्या है, चलो मान लेते हैं ये शुगर है।
ठीक है, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में। चलो ये मान लेते हैं ये सॉल्ट है या फिर कोई बर्फ है, कुछ भी हो, ये सब क्या है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो आई होप आपको अगर क्रिस्टल्स के बारे में कोई पूछे तो बोलना है पहले ये डेफिनेशन, एग्जांपल ये रहा, और इसमें क्या होता है, कैसे काम करता है, ये पूरी बात अपन ने कर ली है। नेचुरली ये एग्जांपल होगा मेरे। अब देखो भाई, एक्टिविटी अगर देखोगे तुम, एक्टिविटी के साथ अपन बात करेंगे सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर क्या मालूम है, एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी कायदे से एक्टिविटी 5.3 जो 5.8 है, ग्रोइंग, अरे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाएंगे अपन। किसका? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट क्या क्या होता है सर? कॉपर सल्फेट ये होता है CuSO4, ठीक है। ये ब्लू कलर का दिखता है, इसका नाम भी बड़ा अजीब है, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। क्या नाम है इसका? ब्लू कलर दिखता है भैया, ये ब्लू विट्रियोल, ठीक है। नीला थोथा बोलते हैं हिंदी में। चलो अपन हिंदी मीडियम के थोड़ी है। अब देखो इसका ना पूरा प्रोसीजर समझना। सबसे पहले आप क्या लोगे, पहला स्टेप, कॉपर सल्फेट ले लोगे। CuSO4 क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ब्लू कलर का होता है। अब इसको ना मान लो 50 ml हमने क्या करा, पानी ले लिया, ये ले लिया। उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा उसमें ऐड कर दिया, तीसरा इसको करो हीट, हीट करो और हीट करो और क्या करो, CuSO4 डिजोल्व करो, CuSO4 डिजोल्व करो और इसको कहां तक लेके आओ, सैचुरेटेड कंडीशन में लेके आओ। सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब क्या सर? नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व, नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व। अब सैचुरेटेड में लाने के बाद क्या कर लिया आपने, फोर्थ स्टेप, टेम्परेचर डाउन करो, टेम्परेचर डाउन करो। अब टेम्परेचर डाउन करोगे तो भैया तुम तो यहां पे हीट दे देके ना, क्या दे देके सर, हीट देके तुम ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे थे ना, लेकिन अब क्या कर रहे हो तुम, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन कर रहे हो। तो धीरे धीरे डाउन करोगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो जो पार्टिकल है CuSO4 के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार हर सॉल्वेंट का ना एक लिमिट होता है, सबका एक लिमिट होता है। बस यार भाई इतने ही झेल पाएंगे, ये बोले और नहीं झेल पा रहे यार भाई मैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो CuSO4 के जो क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे ना भैया, सेटल डाउन। और सेटल डाउन होने के बाद पांचवें में क्या करोगे, इसको फिल्टर कर लो, जो पानी बचा ऊपर रहने दे और CuSO4 क्रिस्टल बाहर निकालो। क्रिस्टल क्या करो, सेपरेट कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसीजर होता है। ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहां देखो, ये पूरा सेटअप है। पानी लिया, CuSO4 इसमें घोल रहे, ये देखो आग दे रहे अपन, ठीक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, यहां देखो, यहां पे घुल चुका है वो। अरे यार यहां पे, अच्छा एक चीज बता रहा हूं मैं, यहां पर ना थोड़ा सा H2SO4 भी ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं यहाँ पे। इसका नाम है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के पीछे रीजन ये है कि एक बढ़िया क्रिस्टल देगा। क्या देगा? बढ़िया क्रिस्टल देगा। ये आपको जब है ना, जब पढ़ोगे एक्टिविटी तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं पूरा समझा रहा हूँ ना, मैं हूं ना काहे के लिए टेंशन ले रहा हूँ। ये हो गया, जब अपन ने पूरा पिघला लिया, उसके बाद धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कूल डाउन करने के बाद नीचे जम गया, उसको हमने अलग कर लिया। अब ऐसे समझ में नहीं आते, ऐसे कर लो। यहाँ देखो, प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहली बात हो गया। CuSO4 का हमने क्या करा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करोगे, अरे यहां पर थोड़ा सा ना ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड H2SO4। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों? क्रिस्टल अच्छे से बना के देगा। दूसरे नंबर में फिल्टर कर लो, अगर कोई अनवांटेड चीजें हैं तो वो रिमूव कर लो। प्योर बचेगा कौन, CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है भैया। उसके बाद कूल डाउन स्लोली। अब स्लोली ठंडा करोगे तो नीचे क्या होगा, CuSO4 का क्रिस्टल जमने लग जाएगा और ऑब्जर्व क्रिस्टल, बस हो गया काम। ये जो है ना CuSO4.5H2O, .5H2O का मतलब अभी भी उसमें थोड़ा सा पानी है। कायदे से इसको बोलते हैं ब्लू रोम्बिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल। ये रोम्बिक एक तरह से स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है कि डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब CuSO4 इसको हम लोग इसी को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है, या नीला थोथा। बड़ा गंदा नाम है यार हिंदी में तो, जो भी है मेरे को क्या करना, याद रखना है। अब देखो डायग्राम, ये देखो भैया सॉल्यूशन बनाया, अब ये फिल्टर हो गया, अब ये पानी सेपरेट कर लो, तुम्हारा काम खत्म। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लू सॉल्यूशन, ऑल कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व इन हॉट वाटर। हाँ ठीक है, भूल गया ना, बस खत्म करो, आगे निकालो। एक्टिविटी क्लियर है? अब आगे देखो, पोज एंड पॉन्डर। अरे यार ये पोज एंड पॉन्डर की तो बारी बजानी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, रेफर टू द सॉल्युबिलिटी कर्व। ये आ गया सॉल्युबिलिटी कर्व, फिर वहीं पे 5.2, इक्वल मास ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। अब यहां देखो, ये वाली कर्व जो है कंपाउंड B का है, ये वाली कर्व जो है कंपाउंड A का है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा हूं 80 से 60। सीधी बात, टेम्परेचर
डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। एकदम बरोबर बात सर, मालूम है सर, हमको मत सिखाओ ये चीज, ठीक है, सीख लो यार भैया, ठीक है। अब विच सॉल्यूशन इज लाइकली डिपॉजिटेड मोर सॉलिड, अब इनमें से कौन ज्यादा सॉल्यूट डिपॉजिट करेगा, कौन? अरे दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये बी है, ये आपका ए है, तो याद रखना बच्चा, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंट, सॉल्युबिलिटी कर्व को देखो पता चल जाएगा। यहां पर देखो 80 पे यहां पर है ये, और 80 से कहां पर लेके आया, 60 पे लेके आया। ओए भाई कहां गए रे, ये 60 पे लेकर आया। याद रखना जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इसमें अगर मैं बात करूं कहां डिफ्लेक्शन ज्यादा थोड़ी है, जरा सा है, बस याद रखना ये अंतर, ये जो है ना, ये अंतर बता रहा है। ये अंतर कायदे से क्या बन रहा है, चल मान लेते हैं कि 300 पे है, ये 300 पे, और ये 60 पे कितना है, और 387 है, नहीं 287 है, 287 है। तो कितने क्रिस्टल जमेंगे इस केस में, अरे कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, लगभग 13 ग्राम हो गया, ठीक है, ऐसा अपन ने माना। यहां पर क्या ही पता करूंगा सर, चलो मान लो यहां पर ऊपर गया 50, और नीचे कितना है आपका, 0 से लेके ये 25 समथिंग, एकदम पास में है, एकदम पास में है। अरे मान लो 48 है तो 2 ग्राम, तो साफ समझ में आ रहा है भाई इस ग्राफ से कि कंपाउंड बी जो होगा, ये बी में ये मोर क्रिस्टल बनेंगे, बी मोर क्रिस्टल फॉर्म देन ए, समझे? ठीक। अब विल देयर बी एनी चेंज इन साइज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल, द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन, एक्सप्लेन। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कसम से बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो सॉल्ट अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी सॉल्ट का क्वेश्चन है, ये रहा, मैं सॉल्ट पढ़ा हूं अभी। देखो सॉल्ट बनाने की जो तरीका होता है ना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था, आपको ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो भाई सबसे पहले इवापोरेशन जो होता है, ये क्या होता है मालूम है, ये स्लोली टेम्परेचर डाउन करता है, अपन स्लोली टेम्परेचर डाउन करते हैं, ठीक है। अब इससे डिपेंड करता है कि अगर आप इवापोरेशन एंड इंक्रीज और डिक्रीज, इवापोरेशन अगर स्लोली होगा ना, पहली बात तो नमक कैसे बनाते मालूम है, यहां देखो दिखा देते, ये छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे खेत जैसे बने हुए हैं, यहां पे समंदर का पानी रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या होता है, सन के हीट रेज से, हॉट रेज की वजह से पानी उड़ जाता है, और नीचे बचता क्या है, नमक, जो पानी में मिला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर स्लोली टेम्परेचर डाउन इवापोरेशन, तो यहां पे क्रिस्टल जो बनेंगे वो क्या बनेंगे मालूम है, लार्ज बनेंगे, छोटे बनेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, यस the size of common salt crystal is depend on the rate of evaporation, because when evaporation is slow down or decrease, that means slowly temperature down, then crystal are large in size. But another condition, but when we temperature suddenly increase, तो rate of evaporation बढ़ जाएगा क्या? जब रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा ना, तो उस टाइम पे नमक के पार्टिकल्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा बाइंड अप करने के लिए, तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। क्लियर है? चलो ये समझा दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्टिविटी 5.4 क्या कह रहा है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे बनाओगे। देखो भैया, सी वाटर से पानी लेंगे, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे एंड क्रिस्टल सॉल्ट्स। याद रखना भैया, एक चीज याद रखना, जब भी सॉल्ट जब बनाते हैं ना सी वाटर से, तो जो उसके खेत में जब सॉल्यूशन समंदर का पानी रखते हैं ना, तो वहां पे पहले भी नमक छिड़का जाता है। बोले सर पहले नमक क्यों छिड़का जाता है? पहले नमक इसलिए छिड़का जाता है क्योंकि उस पानी में इतना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है, मतलब वो सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है, तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कंडीशन में लाने के लिए सॉल्ट देना पड़ता है। समझे क्या मतलब? पहले बीज बोओगे तब तो काटोगे, बस। तो ये देखो भैया, एकदम सिंपल प्रोसेस है। सी वाटर इन अ स्वेलो पैंस रख दिया, मतलब इस तरीके से पैंस में रख दिया, उसको छोड़ दिया। अब सोलर में इवापोरेशन होता है, अच्छा सन एंड विंड के थ्रू पानी जो होता है इवापोरेट होकर बाहर निकल जाता है, और जो बचता है व्हाइट क्रिस्टल्स हमारे पास सॉल्ट आ जाता है, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और रिफाइन कर लेते हैं। दिस इज अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन क्रिस्टल यूज्ड इन इंडिया सॉल्ट इंडस्ट्री। अब भैया इसको बड़े इंडस्ट्री में, मतलब जो टाटा, भास्कर, नमक जो आता है ना,
वो लोग करेंगे ये सब काम। हमको थोड़ी है कि हमको है ना घर में सर नमक खत्म हो गया, चलो भैया समंदर में खेत बनाएंगे, फिर पानी रोकेंगे, फिर इवापोरेट करेंगे, फिर शक्कर बन गया, आओ भैया लेके आओ। ऐसा नहीं होता है ना बाबू, अपन खरीद लेते 30 रुपये किलो, बहुत पैसा है ना, नमक ही खरीद पा रहे हैं अभी तो। चलो इतनी बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, काम की चीज़ है भाई, हाँ काम की चीज़ है। काम की चीज़ है कि यार हमारे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बोले ये तो टूथपेस्ट में तो होता ही है ना। नमक समंदर के पानी में भी है, लेकिन सॉल्ट में याद है आयोडीन युक्त नमक खाओ, सॉल्ट में आयोडीन मिला हुआ रहता है, लेकिन 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 वो हम ऐड करते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। अब बोले यार नेचुरल सॉल्ट में आयोडीन की जो मात्रा होती है वो कम होता है, इसीलिए आयोडीन को ऐड किया जाता है, और इस आयोडीन को ऐड करना इसको बोलते हैं फॉस्टिक ऐसे कुछ करके बोलते हैं, फ्रॉस्टिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉस्टिकेशन, क्योंकि आयोडीन से बोलते हैं ना ये घेंगा हो जाता है, यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है गोइटर, ठीक है ना। ओके, तो आयोडीन ऐड करते हैं वहाँ पे, ये जो आयोडीन है ना, आयोडीन ऐड करते हैं इंडस्ट्रीज वाले। हाँ तो ये तो बन गया ना नमक, खाओ खाओ नमक खाओ। अब देखो ये जो चीज़ है रेडी टू गो बियॉन्ड, भैया देखो ये जो सॉल्ट है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे बाप दादा ने कहीं से लाके कोई फॉर्मूला लगा के बनाया, नहीं, नेचुरली अकर्ड होता है ये सॉल्ट, नेचुरली अकर्ड। क्योंकि समंदर में पानी कहाँ से आया? नेचुरली आया। कहाँ से आया? रॉक सॉल्ट से आया, मतलब चट्टानों में नमक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरीके से चट्टान जो बने हुए नेचुरली जो बड़े सुंदर और अट्रैक्टिव दिखते हैं वो मिलेगा आपको चेरापूंजी में। कहाँ मिलेगा? चेरापूंजी में, नेचुरली बना हुआ है ये मौसामी केव चेरापूंजी में है, इन सोहरा चेरापूंजी, ठीक है। नोन फॉर इट्स फैसिनेटिंग नेचुरल फॉर्मेशन। ये देख लो जब उसके पहाड़ों में जाओगे ना तो इस तरीके से क्रिस्टल बने हुए मिलेंगे, ये नेचुरली किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बना, सॉल्ट से। किससे बना हुआ है ये? सॉल्ट से। तो ये एक सब क्रिस्टल से, ये सब क्या है? क्रिस्टल से। अब देखो यहां पर एक छोटी सी पंगा यहां पर ये है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट वाज एंशिएंट। जो पुराने मेथड में होता था ना क्रिस्टलाइजेशन को क्या करने के लिए, मतलब सॉल्ट बनाने के लिए, पुराना मेथड जो होता था सॉल्ट फार्मिंग के लिए, वो क्या यूज करते थे भैया? वही कोस्टल एरिया यूज करते थे, समंदर के आसपास। कहाँ गया ये? इस तरीके से वहाँ पे पानी इकट्ठा कर लेते थे, और इकट्ठा करने के बाद उसको छोड़ देते थे, इवापोरेट होता था, और इवापोरेट होने के बाद जो बचता था वो सॉल्ट लेके आ जाते। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पंगा। पंगा ना लेना रे भैया, नमक वाला काम है हमारा। देखो पंगा ले लिया अपन ने, इससे सॉरी पंगा बना लिया, ये पुरानी मेथड है। लेकिन अब जो है ना सबको चाहिए बहुत जल्दी। आजकल के बच्चे 15 सेकंड की रील में उनकी 12 बज जाती है। अब वो कहाँ इतना काम करेंगे भाई, हैं महीनों लग जाते हैं उसमें तो इवापोरेट होने में। तो क्या करते हैं मालूम है? इवापोरेशन को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं भाई? बॉइलिंग करो। क्या करो? बॉइल कर दो। अरे मान लो कि यहां पर ये मेरे पास सॉल्ट वाटर है, ठीक है, इसको बॉइल करेंगे ना, इसको बॉइल करेंगे तब भी तो पानी बाहर निकल जाएगा ना, बचेगा नीचे कौन? सॉल्ट। तो काम करो फटाफट। इसलिए बारीक बारीक क्रिस्टल्स बनते हैं, उसमें बड़े बड़े डल्ले जैसे क्रिस्टल्स बनते हैं। किसमें? इवापोरेशन में। क्यों? क्योंकि इसको समय मिल जाता है पार्टिकल को आपस में कंबाइंड होकर बड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। तो अपन जो बारीक नमक खाते हैं ना, वो कौन सी वाली थी ना? डिस्टिल्ड, वो बॉइलिंग वाली, तो उसको बोलते हैं करकच सॉल्ट। तो 2 टाइप के सॉल्ट होते हैं। अब देखो डिस्टिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन? 5.3.2 डिस्टिलेशन क्या होता है? अब सवाल यह है कि सर होमोजेनियस मिक्सचर से मुझे क्या करना है? 2 कंपोनेंट होंगे ऑब्वियसली, उनको सेपरेट करना है, तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। लेकिन ध्यान रखना ये किसके लिए यूज होता है? ये खास करके लिक्विड्स के लिए होता है। किसके लिए? लिक्विड्स के लिए होता है। मतलब डिस्टिलेशन जो होता है ना, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। मतलब ये हुआ सर कि यहां देखो सॉल्वेंट भी आपका क्या है इस केस में, और सॉलिड भी क्या है, दोनों लिक्विड है। ये भी आपका लिक्विड है और ये भी आपका लिक्विड है। उस केस में हम लोग डिस्टिलेशंस का यूज करते हैं। और डिस्टिलेशंस क्या होता है याद रखना, ये टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड रहता है, और टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा 25 डिग्री से क्या होना चाहिए भैया? ज्यादा होना चाहिए। उन्हीं 2 लिक्विड को आप यहां पे सेपरेट कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन देखो, द सेपरेशन टेक्निक दैट यूजेस डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट, बता दिया मैंने। अच्छा, अब टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड, मतलब 2 लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल है, ठीक है, और प्यूरिफाई लिक्विड बाय कन्वर्टिंग इट वेपर एंड कंडेंसिंग इन बैग। सुनो मेरी बात,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल प्लस में वाटर जो होता है ना, ये कंप्लीटली मिसिबल होता है। अगर आप ग्लास में घोल लो तो आपको समझ नहीं आएगा कि पानी कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है। तब उस केस में इनको अलग अलग करना है कि अल्कोहल को अलग करो और पानी को अलग करो। तो उसके लिए क्या करोगे, तो करना पड़ेगा आपको डिस्टिलेशन। क्या करना पड़ेगा बच्चा, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन की बात करो तो अल्कोहल का जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 60 डिग्री पे बॉइल्ड हो जाता है और ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है। क्या इन दोनों के बीच में लगभग 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है? तो अब क्या करेंगे मालूम है, सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले इसका पूरा फ्लो चार्ट समझा देता हूं, फिर डायग्राम के साथ अपन बात करेंगे। पहले लिक्विड हीट करो, वेपर बनाओ। ऑब्वियसली भैया घर में भी तुमने पानी गर्म करा होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, इवापोरेट होता है ना, ये जो लिक्विड है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको ठंडा करो और ठंडा करते तो फिर बैठ ही जाता ना, हाँ, लिक्विड वापस से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे ध्यान क्या रखने वाली बात है, द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे कि आपने ये दोनों को मिलाया तो पहले ये बॉइल्ड होगा तो फिर ये वेपर बनाएगा। क्यों? 60 डिग्री पहुंचते पहुंचते भैया ये अभी रुक जा भाई, 100 डिग्री तक पहुंच, तब मैं उबाल मारूंगा। अब यहां देखो, वेपर इज कूल्ड इन अ कंडेंसर। कहीं पे भी उसको अपन क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। इट कलेक्ट एज अ प्योर लिक्विड, उसको बोलेंगे डिस्टिलेट। क्या बोलेंगे अपन? डिस्टिलेट। तरीका देखो, ये पूरा सिस्टम आपके बुक में लिखा हुआ है। कौन सा? 5.2 डिस्टिलेशन सेटअप। एक्चुअल में क्या है, इन्होंने कौन सा एग्जांपल लिया? सेपरेटिंग एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवल, एक तरह से ये भी लिक्विड है, पानी में कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का 56 डिग्री फ्रॉम वाटर। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का। 100 डिग्री सेल्सियस किसका? पानी का। अब वेपोराइज फर्स्ट कौन होगा? एसीटोन। यहां देखो कायदे से क्या है, यहां पर जो है ना, यहां पर एसीटोन प्लस में वाटर है। ध्यान से डिस्टिलेशन करेंगे। 56 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग 25 डिग्री से ज्यादा है ना। ठीक है, अब दोनों को तुमने क्या करा, यहां पे बर्नर से गरम करा। जैसे 60 इसके पास पहुंचोगे तो सारा का सारा एसीटोन क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। ये थर्मामीटर काहे के लिए लगा हुआ है? ताकि टेम्परेचर मैच करो। क्या ये 56 तक पहुंचा? 56 तक जैसे पहुंचेगा सारा एसीटोन क्या हो गया? वेपोराइज। वेपर उड़ेंगे, जहां रास्ता मिलेगा उधर जाएगा, ऊपर तो बंद है, फिर क्या यहां जाएगा। अब यहां से देखना, दो पाइप दिख रही है, दोनों पाइप में क्या कर रहे हैं? ठंडा पानी डाल रहे हैं। तो यार गैस को अगर ठंडा करोगे तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये लिक्विड यहां पे आके कलेक्ट हो जाएगा। ये मिल गया आपको प्योर एसीटोन। ये डिस्टिलेशन। बोले ये तो सर छोटी मोटी चीज है, आप तो बड़ा बताओ। तो ये लो बड़ा, पता है ये क्या है? एंशिएंट इंडिया डिस्टिलेशन मेथड, डेग भभका मेथड। ये भाप का मेथड, फिगर 5.3 डेग भाप का मेथड मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। ये एक कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। वहां पर आज से 5000 साल पहले से ये मेथड चल रहा है। काय बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? परफ्यूम, इत्र बोलते हैं। खुशबू आती है ना, बड़ा ही नेचुरल खुशबू होती है। अब एक्चुअल में क्या होता है, आसपास के गांव वाले स्पेशल टाइप के फूल उगाते हैं और फूलों में भैया कैसी कैसी महक होती है आप तो जानते हो, नेचुरल स्मेल। अब वो फूल को काट के लेकर आते हैं और इस तरीके से डेग बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? डेग भभका मेथड। देखना भाई क्या बोला, ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। पहले ये पढ़ के सुना देता हूं। द टाउन ऑफ कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। कन्नौज इज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है भैया आपके। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कौन? कन्नौज। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अभी प्रोड्यूसिंग अत्तर बनाता है भैया, नेचुरल परफ्यूम। 5000 सालों से यही काम करते हैं, यूजिंग ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, डेग भाप का मेथड या प्रोसेस। अ फ्लावर आर प्लेस्ड इन अ कॉपर वेसल्स। ये तांबे की दिख रहा है यहाँ पे, ये सीयू वेसल्स है, ठीक है। अब बता दो पूरी तरीके। कॉपर वेसल्स, डेग उसको बोलते हैं। विद वाटर, स्टीम कैरीज इन अ फ्रेग्रेंस इनटू द बंबू पाइप। बांस की पाइप बनाते हैं ये लोग। और स्टीम कंडेंस इन अ रिसीवर, भाप का बोलते हैं उसको। अतर इज कलेक्टेड, और ये अतर जो होता है ना भैया, इसको जीआई टैग मिला गया। जीआई टैग मतलब एकदम नेचुरली, कोई हार्मफुल नहीं, एकदम एनवायरमेंटल के लिए इको फ्रेंडली, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे बनाते हैं? फूल लाया, फूल पानी के साथ यहाँ डेग में रख दिया। डेग में रखने के बाद क्या होगा, यहां पर गर्म करेंगे इनको। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? भाप। और भाप किसका रहेगा भाई? जो फूल लगा उसका रहेगा ना, मतलब भाप। भाप में किसके पार्टिकल, किसके स्मेल कंटेंट रहेगा? फूल के। तो फिर क्या करते हैं, यहां से पाइप से, बंबू पाइप से यहां लेकर छोटे छोटे जार बना लेते हैं। और इन जार में क्या करते हैं भैया, देखो ठंडा पानी है, जो गैस आएगा वहां पर कलेक्ट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उसको निकाल लेंगे और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। यह है डेग भभका मेथड, ठीक है। अब और असली अगर देखोगे,
ये सब जानते हैं क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम जो होता है ना बड़ा ही अच्छा है भैया, अभी तो बहुत महंगा हो चुका है। इसमें ना बहुत सारी चीजें रहती है, गैस रहता है, ऑयल रहता है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, और भी रिमेनिंग बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये सब कहां मिल जाता है? पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल। कहां से मिलता है ये चीज? क्रूड ऑयल। अब ऐसा थोड़ी है क्रूड ऑयल जो अभी जो गाड़ी में तुम पेट्रोल डलाते हो, डीजल डलाते हो, ऐसा थोड़ी है भैया कि हम है ना सीधे एकदम जमीन से तेल निकालते। वाला अभी भी हमारे पास तेल का कुआं होती, बट हमारे यहां पे तो पेट्रोल डालने के पैसे ना होती, दाम बहुत बढ़ गई होती। बात समझ में आ रहा हो? वाला अभी भी तो क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीजें मिला रहता है। अब उनमें से मुझे अलग करना है, हर एक कंपोनेंट को अलग करना है, तो अलग करने के लिए हमें कोई तो तरीका लगाना पड़ेगा ना। अब क्रूड ऑयल में ऐसे तो नहीं कि ये बिन के ए पेट्रोल बाहर निकल और डीजल तू भी इधर आ, अरे यार केरोसिन इधर आ, ऐसा नहीं होता ना बाबू। प्रॉपर प्रोसेस होता है किसी चीज के लिए। क्रूड ऑयल लेकर आते हैं और देखो रिफाइनरीज देखो, ठीक है, एलपीजी गैस भी होता है उसमें। तो करना क्या है? बड़ा सिंपल सा है। यहां पर भी लगेगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इसका मतलब आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस में यह होता है भाई देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर बन जाएगा, फिर उसको अपन कलेक्ट कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीजें रहती है। पेट्रोलियम गैस रहता है, पेट्रोल रहता है, केरोसिन रहता है, डीजल रहता है, लुब्रिकेंट रहता है, बिटुमेन रहता है, ईथर रहता है, ईथर रहता है, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। अब हर एक कंपोनेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई। अभी देखा ना एसीटोन 56 डिग्री पे उबल गया था, लेकिन पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहां पर क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को यहां से डालते हैं और यहां फ्रेगनेंस, ये भट्टी है, भट्टी मतलब आग लगाया इन लोगों ने, तो गर्म होएगा। अब गर्म होएगा तो जिसका टेम्परेचर कम हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो सबसे पहले वेपर बनेगा, और वेपर बनने के बाद ये रास्ता लेगा। ओ भैया रास्ता तो बंद ही कर दिया इन लोगों ने। अरे इस तरीके से जाएगा ना, ठीक है। अब जो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये सबसे टॉप पे ये बन गया तुम्हारा गैस, चूल्हा, एलपीजी। क्या बना भैया ये? एलपीजी। एलपीजी का नाम क्या मालूम है तुम लोगों को? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा पेट्रोल, चलो पेट्रोल निकालो, गाड़ी में भरो, चलो भैया लॉन्ग ड्राइव पे। एविएशन फ्यूल, केरोसिन, डीजल ट्रकों में लगता है, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस वगैरह ये सब निकलता है। ये सब क्या है? ये तुम्हारा पेट्रोलियम फ्रैक्शनल, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये प्रोसेस कब काम आता है मालूम है? जब दो कंपोनेंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसके लिए ये सारी चीजें, ये देखो ना लिखा है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, उनको आप कर सकते हैं। उसमें तो 25 डिग्री से ज्यादा था ना, और अगर उससे कम होगा तो क्या करोगे? तो डिस्टिलेशन करो, हो गया काम। अब लास्ट वन है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बच्चा? ये एंशिएंट जमाने में क्या होता था, जो प्लांट्स का जो कलर होता था उसकी पिगमेंट को निकालने के लिए किया जाता था, ठीक है। और इंक में कौन कौन सा कलर मिला हुआ है, जरूरी थोड़ी कि हमको जो सिंगल फेज में दिख रहा है उसमें वही चीज मिला होगा। भाई यहां पे देखो, ये जो पानी है सिंगल फेज में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें सॉल्ट भी है, मिनरल्स भी है, तो मुझे इसको अलग अलग करना है, तो कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो अपन ले आते हैं आरओ, लेकिन यहां पर पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ होता था नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझो पहले। अ टेक्निक यूज सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, इसमें डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को अपन क्या करेंगे? निकालेंगे बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट रेट्स ऑफ मूवमेंट। अच्छा एक बात बताओ, पानी को अगर मैंने ढोल दी तो इसका मूवमेंट जल्दी जल्दी होगा, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर ऑयल मैंने ढोल दी तो इसका मूवमेंट धीरे धीरे होगा। मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है भैया। आगे देखो, थ्रो अ मीडियम कैरिड बाय द सॉल्वेंट। पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक, क्रोमा का मतलब कलर होता है, ग्राफी का मतलब लिखना होता है। ओरिजिनली यूज टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट्स, लेकिन अभी अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। प्लाज्मा ब्लड से निकालने के लिए भी काम आता है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शंस के हिसाब से अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका एक्टिविटी कैसे करना है देखो। क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है एक, मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसको ऐसा काट लो, है ना, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और यहाँ पे एक इंक डॉट लगा दो। देखो ना इंक डॉट। अब थोड़ा सा पानी लो और थोड़ा सा पानी लो, और सिर्फ ये स्ट्रिप जो है ना, ये पेपर है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? पेपर। वो डूबा होना चाहिए, ये नहीं कि इंक डॉट भी डूबा हो। ये पेपर क्या करेगा? पानी को सोखेगा। अब पानी को सोखेगा ना तो क्या करेगा मालूम? जैसे ही पानी यहाँ तक आएगा, जैसे पानी यहाँ तक आएगा, ये लिक्विड ड्रॉप सॉरी ऑयल ड्रॉप
फैलना शुरू हो जाएगा, और फैलना शुरू हो जाएगा, अलग अलग कलर देगा, अलग अलग कलर देगा। तो अलग अलग जितने कलर आएंगे तो समझ जाना उतने कंपोनेंट वहां पर है। और कभी यकीन मानो पानी में कभी आपका जो पेन की जो इंक है उसको पानी में डाल के देखना, तुमको अतरंगी सतरंगी रेनबो कलर दिखेगा, मतलब वो सारे कलर उसमें मिला हुआ है। ठीक है। अच्छा, यूज आजकल ये यूज ना फॉरेंसिक साइंस में भी, फूड टेस्टिंग वगैरह डिटेक्शन में भी इसका एनालाइज किया जाता है। ठीक है ना भैया, याद रखो। ये क्रोमेटोग्राफी का अगर नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, बोलते हैं ना दूध में कितना पानी मिला हुआ है, कितना पानी नहीं मिला हुआ है, तो वो दूध लेते हैं ऐसे उंगली में और ऐसे नीचे गिराते हैं। अगर थोड़ा कम फैला तो दूध में कम पानी है, और अगर जैसे टप पर डाला और फैल गया पानी ज़्यादा है, क्योंकि पानी फैलता है, दूध कम फैलता है। समझ में आ रहा क्या? अब इस हिसाब से ये पूरा प्रोसीजर है भैया। ड्रॉ स्पॉट, स्पॉट बनाओ, और राइजिंग सॉल्वेंट, ये जो बताया ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से जितने कलर्स आएंगे उतने आप में क्या होगा, उतना आप में क्या होगा, कंपोनेंट उस ड्रॉप में मिला हुआ होगा। तो इसमें की टर्म्स क्या है भैया? स्टेशनरी फेज। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगा? पेपर रुका हुआ रहेगा, पेपर रुका हुआ रहेगा। मूवमेंट कौन करेगा? सॉल्वेंट, सॉरी जो, हाँ जिसमें तुम उसको मिला रहे हो पानी में या किसी में भी, सॉल्वेंट। आरएफ वैल्यू हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये बड़ी क्लास का होता है, और बाकी ये हो जाता है अपना खत्म। और अपनों को ये करना है सबसे पहले, पोज एंड पॉन्डर। अब ये पोज एंड पॉन्डर क्या है? देखो भैया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन बाय इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। बिल्कुल एकदम सही जवाब भैया, ये तो ट्रू है। सॉल्ट को अपन इवापोरेशन और डिस्टिलेशन दोनों से अपन कर सकते हैं अलग। ठीक है, अब देखो, डिस्टिलेशन कैन बी यूज सेपरेट टू लिक्विड इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। ना भैया ना, अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा तो हम उसको डिस्टिलेशन से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिस्टिलेशन से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। लेकिन तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसके लिए अनदर मेथड होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। नहीं यार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो सॉल्वेंट है तुम्हारा, सॉल्वेंट क्या इंक ड्रॉप के यहाँ तक होना चाहिए? अरे नहीं यार, ये तो पूरे ही वहाँ पे अंदर हो जाएगा। नहीं, इस पेपर को उसको एब्जॉर्ब करने देना चाहिए। आगे क्या हो गया? तो ये भी मेरा फॉल्स हो गया, ये भी मेरा फॉल्स हो गया। इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस। अरे नहीं, ऐसा गलत बात है भाई, इवापोरेशन अलग है, क्रिस्टलाइजेशन अलग है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेकर आएंगे हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन से हम बाकी सॉल्यूट्स को कैसे अलग करेंगे। ओके बच्चा।